आपकी अपनी सहेली के साथ केटीवी पार्टी है। मैं उसे लेने गाड़ी से गया। पैकेज रूम के दरवाजे के बाहर उनकी बातचीत सुनाई दी। शेनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फैंग युआन तुमसे इतना प्यार करता है, फिर भी तुम अपने बचपन के दोस्त से शादी करने जा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो नाराज होगा? कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं शी हुआइशु से शादी नहीं करती तो वो एक नाजायज बेटा होने के कारण शी परिवार की विरासत कभी नहीं संभाल सकता। मैं सिर्फ हुआइशु को शी परिवार की विरासत पाने में मदद कर रही हूँ। सच में उससे शादी नहीं कर रही। मैं सिर्फ फैंग युआन से प्यार करती हूँ। जब हुआइशु उस पद पर पूरी तरह काबिज हो जाएगा तो मैं उससे तलाक ले लूंगी। फैंग युआन को पता भी चलेगा तो वो मुझे जरूर समझेगा। वो मुझसे जान देकर प्यार करता है। घर की हालत भी अच्छी नहीं है। मेरा इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी क्या है? मैं पैकेज रूम के बाहर खड़ा ये सब सुनकर जरा भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुश हुआ। घर वाले पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वो बड़े मौकों के लायक नहीं है। उसके बचपन के दोस्त के विदेश से लौटने के बाद से मैं भी धीरे धीरे उससे उदास हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, तुम अपने बचपन के दोस्त से शादी करो। मैं अपनी बचपन की सहेली से शादी करूंगा। जिस बात ने मुझे चौंकाया वो ये थी कि जब उसे पता चला कि मैं राष्ट्रप्रिय देवी से शादी करने वाला हूं तो वो पागल हो गई। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने 999 गुलाब, अंगूठी तैयार की और शानदार कैंडलाइट डिनर बनाया। आज रात प्रपोज करके उसका रुख परखने की सोची थी। घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे थे और वे एक छोटे घर से आई मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मुझे उसके और मेरी फिल्मी सितारा बचपन की सहेली में से किसी एक को चुनना ही होगा। मैंने और शेन जी ने 5 साल डेट किया, 3 साल साथ रहे। जब से उसका बचपन का दोस्त विदेश से लौटा है वो पहले से कहीं ज्यादा देर से घर आती है। आखिरकार इतने साल साथ रहे, थोड़ा बहुत लगाव तो है ही। अगर वो अब संभल जाए और उसके बचपन के दोस्त के साथ कोई वास्तविक संबंध न बना हो तो उससे शादी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर उसने मना किया तो हंस, फिर किसी एहसान की जरूरत नहीं। ब्रेकअप से पहले ही अपना फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। अगर बाद में सच में उसने अपने बचपन के दोस्त को चुना तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सोचा नहीं था कि खाना ठंडा होने तक इंतजार करने पर जो गर्लफ्रेंड हर साल मेरा जन्मदिन मनाती थी उसने अचानक फोन किया, फैंग युआन, रात का खाना खुद खा लो, मुझे आज देर हो जाएगी। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया मगर आवाज बिल्कुल शांत रही। तुम क्या करने जा रही हो? फोन पर उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। हुआइशु और मेरे बचपन के दोस्त पैकेज रूम में शराब पी रहे हैं। मुझे उसकी चिंता है कि कहीं ज्यादा न पी ले। मुझे उसके पास जाना होगा। फिर जैसे उसे लगा कि उसका लहजा ठीक नहीं था उसने तुरंत जोड़ा, मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहती थी लेकिन आज वहां सब हमारे साथ बड़े हुए दोस्त हैं। तुम बातचीत में शामिल नहीं हो पाओगे। चिंता मत करो, मैं संभल कर रहूंगी, जल्दी खत्म करके लौट आऊंगी। मेरी उंगलियां फोन पर कस गई। लेकिन तुम्हें पता है न कि आज मेरा जन्मदिन है। फोन पर आवाज ऊंची हो गई। बस एक जन्मदिन ही तो है। पहले मैंने तुम्हारे कितने जन्मदिन मनाए, एक न मनाओ तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा न कि हुआइशु की तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्यादा नहीं पी सकता। तुम इतने नासमझ मत बनो। उसने गहरी सांस ली, फिर आवाज नरम की। अच्छा फैंग युआन, पहले मेरा लहजा गलत था। मुझे पता है कि हुआइशु के लौटने के बाद से मैं उसके ज्यादा करीब हो गई हूँ। लेकिन भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगी। अब और जिद मत करो। वो रुकी। मैं पहले ही पैकेज रूम में हूँ, अब सबको छोड़कर लौटना अजीब लगेगा। कल मैं तुम्हारा जन्मदिन दोबारा मनाऊंगी। उसने जोड़ा, पैकेज रूम का पता भेज रही हूँ, थोड़ी देर में आकर मुझे ले जाना। बस। मैंने फोन से आती बीप बीप की आवाज सुनी और अचानक पूरी बात हास्यास्पद लगने लगी। जब से शैन ये कंपनी की अध्यक्ष बनी है उसका मुझसे बात करने का अंदाज अनजाने ही अब ऊपर से आदेश देने और हुक्म चलाने जैसा हो गया है। शेन ये जैसी औरत से शादी करना अब नामुमकिन था। मैंने मेज पर ठंडे पड़े खाने और गुलाबों को देखा, सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने मुझे लेने आने को कहा है। चलूंगा, जरूर चलूंगा। अभी ब्रेकअप नहीं हुआ, किसी और को मौका नहीं दिया जा सकता। मैंने गाड़ी से उसके भेजे पते पर जाकर पैकेज रूम के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अंदर से शैन जी और उनके दोस्तों की बातें सुनाई दी। शैन जी, फैंग युआन तुमसे इतना प्यार करता है, फिर भी तुम शी हुआइशु से शादी करने जा रही हो। आखिर सोच क्या रही हो? क्या फैंग युआन के नाराज होने का डर नहीं? शेन ही की आवाज में ऊपर से बोलने वाला पक्का भरोसा था। कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं हुआइशु से शादी नहीं करती तो वो एक नाजायज बेटा होने के कारण शी परिवार का वारिस कभी नहीं बन सकता। मैं सिर्फ हुआइशु को शी परिवार की विरासत पाने में मदद कर रही हूँ, सच में उससे शादी नहीं कर रही। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सिर्फ फैंग युआन है। जब हुआइशु पूरी तरह वारिस की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो मैं उससे तलाक ले लूंगी। फैंग युआन को पता भी चलेगा तो वो मुझे समझेगा। वो मुझसे इतना प्यार करता है, घर की हालत अच्छी नहीं। मेरा इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प भी क्या है? अच्छा, हुआइशु वॉशरूम से लौटने वाला होगा। ये बातें तुम लोग हुआइशु को नहीं बता सकते और फैंग युआन को तो बिल्कुल नहीं। मैं पैकेज रूम के बाहर खड़ा ये बातें सुनकर उसके लिए आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, तुम अपने बचपन के दोस्त से शादी करो, मैं अपनी बचपन की सहेली से। एक दूसरे को कुछ मत कहना। मैं एक पल भी रुके बिना पलटा और चला गया। रात को शेन ये लौटी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पूरे शरीर से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसने मुझे सोफे पर बैठे देखा, ऊंची एड़ी के जूते उतार फेंके, चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। फैंग युआन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें लेने आने को कहा था, तुम आए क्यों नहीं? मैंने बस तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया। एक मर्द होकर इतनी छोटी बात का हिसाब रखना शर्म नहीं आती? ये कहकर
मेरा जवाब आने का इंतजार किए बिना वो लड़खड़ाती हुई बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई, देखा कि मैं बिस्तर पर लेटा हूं तो एक पल ठिठक गई। उसकी आंखों में कभी कभार ही दिखने वाला अपराध भाव झलका। वो पहले की तरह तौलिया खोलकर रजाई में घुस गई। अपना कोमल शरीर मुझसे सटाकर हल्की आवाज में लाड से बोली, पति, अच्छा गुस्सा मत हो। मुझे पता है तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मुझे लेने नहीं आए। लेकिन मैं वादा करती हूँ, हुआईशु और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। देखो ना, मैं किस तरह तुम्हारे साथ घर पर नहीं होती। मैं अभी अभी कंपनी की अध्यक्ष बनी हूँ, बहुत थकी रहती हूँ। अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। ये कहकर वो समझदारी से नीचे खिसक गई। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। पहले वो कभी मुझे पति कहकर नहीं बुलाती थी। जब से शी हुआईशु लौटा है, उसे लगता है कि उसने मुझ जैसे असली बॉयफ्रेंड को नजरअंदाज किया है, इसलिए अपराध भाव से वो मुझे ऐसे बुलाने लगी है और पहली बार खुद पहल करने लगी है। इस दौरान शेन ये हर बार यही करती, एक थप्पड़ मारो, फिर मिठाई दो, मानो सच में मुझे पूरी तरह काबू में कर लेगी। चूंकि ब्रेकअप होना ही था, जो सुख मिले ले लो। मैंने भी कोई नरमी नहीं बरती, सीधे उसे पलटकर पूरी ताकत से 3000 राउंड लड़ाई की। मैंने हर दाव आजमाया, तरह तरह के तरीके अपनाए। सच में जो सामने आया उसे हराया, जो रोका उसे पछाड़ा। शेन ये हथियार छोड़कर घुटनों के बल दया मांगने लगी। बाद में उसका चेहरा लाल और संतुष्ट था। उसने मुझे बार बार चूमा, आंखों में कोमलता थी। पति, पहले मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम इतने जबरदस्त हो। मैंने रूखे स्वर में कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो? पहले तुम ही कहती थी कि दिन में बहुत थक गई हो, मुझे जल्दी खत्म करने को कहती थी। शेनी के चेहरे पर थोड़ा अपराध भाव उभरा। दाहिना हाथ शरारत से मेरी छाती पर गोले बनाता रहा। अच्छा, पहले सब मेरी गलती थी। मैं वादा करती हूँ, आगे से अपने पति का पूरा साथ दूंगी। पति, तुम सच में कमाल हो। अब सो जाओ। पति, तुमने बहुत मेहनत की। उसने फिर चुम्ब की आवाज के साथ मुझे चूमा, फिर मेरी बाहों में सिमटकर गहरी नींद सो गई। अगले दिन कंपनी पहुंचा तो सभी सहकर्मी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। शी हुआईशु लाल आंखों के साथ मेरी ओर बढ़ा। उसके लहजे में पूरा आरोप था। फैंग युआन, मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। अगर पैसों की दिक्कत है तो मुझसे कहो, मैं शेन यी के कहने पर जरूर उधार दे देता। लेकिन तुम मेरी घड़ी कैसे चुरा सकते हो? शी हुआईशु के विदेश से लौटने के बाद वो शी समूह में नहीं गया, बल्कि शेन यी के सहायक के रूप में शेन समूह में आ गया। शी परिवार का अधिकतर कारोबार शेन समूह पर निर्भर था और उनकी कुल हैसियत की तुलना शेन समूह से हो ही नहीं सकती थी। मकसद साफ था, घुमावदार रास्ते से अपनी स्थिति मजबूत करना। उसे सिर्फ शेन यी को जीतना था। बस इतना ही काफी था कि शी परिवार इस नाजायज बेटे की अहमियत पर दोबारा गौर करे। उसकी वो घड़ी जो वो रोज पहनता था, करीब 6 लाख युआन की थी। बहुतों को पता था कि शी हुआईशु शी परिवार का नौजवान मालिक है और कंपनी में आते ही सीधे शेन अध्यक्ष का सहायक बन गया। साफ था कि शेन अध्यक्ष उसे बहुत मानती है। तुरंत कोई चापलूस बोल पड़ा, क्या फैंग सुपरवाइजर, तुमने चोरी की? शी असिस्टेंट की वो घड़ी कहते हैं 6 लाख की है, तुम्हारी 2 साल की तनख्वाह के बराबर। छी, ऊपर से इतना सीधा साधा दिखता है, अंदर से ऐसा निकलेगा, सोचा नहीं था। हाँ, गरीब तो है ही और हाथ भी साफ नहीं। ऐसा आदमी डिपार्टमेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकता है? दूसरे सहकर्मी कियान फेंग ने ताना मारा, अरे यार फैंग युआन, तू पैसों के लिए पागल हो गया है क्या? 6 लाख की घड़ी भी चुराने की हिम्मत? ऐसे आदमी को तो जेल भेज देना चाहिए, जीवन भर बदनाम कर देना चाहिए। कहीं उसकी ये सुपरवाइजर की कुर्सी भी चोरी की कमाई से तो नहीं आई। कियान फेंग, मैं और शेन यी तीनों यूनिवर्सिटी के सहपाठी थे। वो स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी था और शेन यी के पीछे काफी समय तक पड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि शेन यी के मेरे साथ हो जाने के बाद कियान फेंग का दिल टूट गया। बाद में वो शेन समूह में भर्ती हुआ और मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान शी हुआईशु और शेन यी काफी करीब आ गए। जब उसे पता चला कि शी हुआईशु शी परिवार का नौजवान मालिक है तो उसका मन कुछ हद तक शांत हुआ। उसने सबसे पहले जाकर उसकी चापलूसी की और उससे गठबंधन कर लिया। वो शी हुआईशु का वफादार नौकर बन गया और उसके बाद जब भी मुझसे मिलता सिर ऊंचा करके चलता, आंखों में घमंड और ताना भरा रहता। कियान फेंग की बात खत्म होते ही कोई जोर से हंसकर बोला, हाँ, कौन जाने क्या वो शेन अध्यक्ष का बॉयफ्रेंड नहीं है, बस रिश्तों के सहारे ऊपर पहुंचा होगा। हाँ, एक मुफ्तखोर बेकार आदमी। शी हुआईशु ने देखा कि इतने सारे लोग उसकी तरफ है तो उसकी आंखों में चुनौती और गहरी हो गई। फैंग युआन, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग लो तो वो घड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट समझकर छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? मैंने उसे घूरा, फिर अचानक हंस पड़ा। अगले ही पल मैंने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। घड़ी चुराई, घुटनों पर माफी। पहले अपनी माँ को माफी मांगना सिखा। मैंने उसे जमीन पर दबाकर लगातार 7-8 थप्पड़ रसीद कर दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सबसे पहले कियान फेंग ने प्रतिक्रिया दी। वो मेरा कॉलर पकड़ने दौड़ा। फैंग युआन, पागल हो गए हो? शी असिस्टेंट को मारने की हिम्मत? सिक्योरिटी कहाँ है? मैं साइड में हटकर उसकी पकड़ से बचा, पलटकर उसके घुटने पर लात मारी। कियान फेंग चीखता हुआ घुटने के बल झुक गया। कियान फेंग, मैंने खतरनाक नजरों से उसे घूरा। अगर तूने एक और शब्द बोला तो मैं तुझे भी पीटूंगा। मेरी नजर से डरकर कियान फेंग मुंह खोले खड़ा रह गया, बोल नहीं पाया। अभी अभी शोर मचा रहे सहकर्मी पूरी तरह चुप हो गए। सबने आंखें फाड़कर मुझे अविश्वसनीय नजरों से देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की।
उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रोज शांत और मिलनसार दिखने वाला फैंग सुपरवाइजर इतना खतरनाक रूप दिखा सकता है। शी हुआइशु ने जैसे तैसे संभल कर सूजे हुए गाल को पकड़ा, दांत पीसकर मुझ पर उंगली उठाई। फैंग युआन, तुमने मुझे मारा, आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। मैं कहता हूं, शे नहीं आएगी तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। पुलिस बुलाओ। मैं पुलिस बुलाऊंगा, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। पुलिस? मैंने फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शी हुआइशु, बुला लो। तू वो घटिया नाजायज बेटा है, कंपनी में पहले दिन मुझ पर कॉफी गिराने का झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने तुझे बहुत छूट दे रखी है। अच्छा ही है, पुलिस को बुलाकर ठीक से जांच कराओ कि तुम्हारी वो 6 लाख की घड़ी आखिर गई कहा। कंपनी में हर जगह सीसीटीवी है, मान भी लो सीसीटीवी खराब हो गई, फिंगरप्रिंट तो होंगे ही। तू सबको मूर्ख समझता है क्या? मैंने फोन निकाल कर हिलाया। तुम लोगों की अभी की बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना, ये तुम्हारी ही मुंह से निकला है ना? मानहानि, झूठा इल्जाम और धमकी। बताओ, पुलिस आई तो पहले किसे ले जाएगी? असल में अगर वो सीसीटीवी मिटा भी देता कोई बात नहीं थी। पिछली बार जब कंपनी का सीसीटीवी खराब हुआ था, मैंने ही उसे ठीक करवाया था। जब उसने मुझ पर कॉफी गिराने का झूठा आरोप लगाया था, तब से मैं सतर्क हो गया था। मेरे फोन से सीसीटीवी का बैकअप देखा जा सकता है। इस कुत्ते ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने की आदत बना ली है। शी हुआइशु का चेहरा तुरंत बुरी तरह पीला पड़ गया। मुझ पर उठाई उसकी उंगली कांप रही थी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी शेन यी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। वो ऊंची एड़ी पहने दफ्तर से भागती हुई बाहर आई और चेहरा लाल किए शी हुआइशु को झट से अपनी बाहों में भर लिया। फिर मुझ पर गुस्से से चिल्लाई, फैंग युआन, बहुत हो गया। अगर तुम्हें सच में पैसों की कमी है तो मुझसे कह सकते हो। ऐसा काम कैसे कर सकते हो? मैंने शेन यी को शी हुआइशु को अपनी बाहों में छिपाते देखा तो अचानक बहुत बेतुका लगा। मैं हंस पड़ा। शेनी, कल रात तो मेरी बाहों में लेटी थी, भर्राई आवाज में मुझे पति कह रही थी, और आज पूरी कंपनी के सामने, जानते हुए भी कि शी हुआइशु मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सकता है। तुमने पल भर भी नहीं सोचा और उसी का साथ दिया। मुझ पर कीचड़ उछालने पर तुल गई। शेनी, तुम सच में बेशर्म हो। शेन यी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो गुस्से से थरथराई। फैंग युआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहां पागलपन मत दिखाओ। मैं पागलपन दिखा रहा हूं? मैंने व्यंग्य से कहा। क्या कल रात रोते हुए पति कहना भूल गई और आज दूसरे मर्द को गले लगा रही हो? शेनी, तुम्हारा ये एक थाली में खाना और दूसरी पर नजर रखने का हुनर दिन ब दिन निखरता जा रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी, आंखें लाल। मैंने सिर्फ देखा कि हुआइशु को चोट लगी है। मेरे और उसके बीच सब कुछ साफ सुथरा है। मेरी आंखों का व्यंग्य और गहरा हो गया। साफ सुथरा? शेनी, तुम्हें तो उस घटिया नाजायज बेटे से शादी करनी है ना? यहां मुझसे साफ सुथरा कह रही हो? तुम ढोंग करना बंद करो। शेन यी का दिमाग एक पल के लिए सुन पड़ गया। वो पूरी तरह अवाक रह गई। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? वो घबरा गई। उसने झट से शी हुआइशु को छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ने दौड़ी। फैंग युआन, मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी है। भा रोसा करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मैं उससे पूरी तरह उदास हो चुका था। उसकी बकवास सुनने का मन नहीं था। मैंने उसे झटक दिया। ब्रेकअप? बेवफा औरत। शेनी स्तब्ध रह गई, मुझे देखती रही। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं उससे ये 2 शब्द कहूंगा। क्या? मैंने ऊपर से नीचे उसे देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैंने कहा, ब्रेकअप। क्यों? मिस शेन बहरी हो गई है क्या? जब तुम किसी और से शादी करने जा ही रही हो तो मुझे पकड़ कर रखना तो नहीं चाहोगी ना? शी हुआइशु ने मुझसे ब्रेकअप की बात सुनी तो उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। शेन यी आग बबूला हो गई। उसने इतना झुककर अपना स्वाभिमान नीचे करके मुझे समझाया था। फिर भी मैंने पूरी कंपनी के सामने उससे ब्रेकअप करने की हिम्मत की। वो गुस्से से हंसी, दांत भींचकर मुझे घूरा। फैंग युआन, सोच लो। ये मत समझना कि नखरे दिखाने से मुझे काबू में कर लोगे। अगर तुमने दोबारा ब्रेकअप कहा तो बाद में घुटनों के बल माफी मांगने पर भी मैं नहीं मानूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, बिल्कुल गंभीरता से। ब्रेकअप। पूरी कंपनी में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। शेन यी ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मुझे जिंदा खा जाना चाहती हो। उसकी आंखें लाल थी, छाती जोर से उठ गिर रही थी। अगले ही पल दांत पीसकर वो चिल्लाई, बाहर निकलो। जब ब्रेकअप करने की हिम्मत जुटा ही ली है तो मेरे सामने से दफा हो जाओ। मैं पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें बायकॉट करवा दूंगी। देखती हूं मेरे बिना तुम्हें कौन अपनाएगा। मेरी आंखों का व्यंग्य छिपाए नहीं छिप रहा था। शेन अध्यक्ष की बातें तो बड़ी ऊंची है। सुनने से लगता है जैसे पूरा है शहर ही तुम्हारा हो। मैं अब नौकरी नहीं करता, अलविदा। ये कहकर मैंने उसकी जानलेवा नजरों की परवाह किए बिना पलटकर देखा तक नहीं। मेरे पीछे शेन यी ने कंप्यूटर मॉनिटर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। बहुत तेज आवाज हुई। मैंने मुड़कर नहीं देखा। कार पार्किंग से निकली। खिड़की के बाहर के दृश्य तेजी से पीछे भाग रहे थे, जैसे शेन यी के साथ बिताए 5 साल भी पीछे छूट गए हों। शेन यी यूनिवर्सिटी की कॉलेज क्वीन थी। जब पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे स्वर्ग से उतरी हो। उस समय मैं बास्केटबॉल टीम का मुख्य खिलाड़ी था और मार्शल आर्ट क्लब से भी जुड़ा था। सुडौल मांसपेशियां, खासकर एब्स बहुत आकर्षक थे। जब भी बास्केटबॉल खेलता और पसीना पोंछता, जूनियर लड़कियों की चीखें सुनाई देती। धीरे धीरे मैंने देखा कि शेन यी बास्केटबॉल देखने ज्यादा आने लगी है। उसकी खूबसूरत आंखें बार बार मुझ पर टिकती। कभी कभी नजरें मिलती तो कई सेकंड तक एक दूसरे को देखती, फिर शर्म से आंखें हटा लेती। मैं खुश तो बहुत हुआ, पर जल्दबाजी नहीं की। पहले उसकी हर पसंद नापसंद का पता लगाया। जब पता चला कि उसे रात में दौड़ने की आदत है
तो मैं लगभग हर रात दौड़ते हुए उससे इत्तेफाक से मिलने लगा। मिलने का सिलसिला बढ़ा तो दोस्ती हुई, फिर हल्की फुल्की मजाकिया बातें होने लगी। मैंने हिम्मत करके उसके सिर पर हाथ फेरा। वो शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही, कभी पीछे नहीं हटी। फिर एक बार लड़कों लड़कियों के हॉस्टल की संयुक्त पार्टी में हम दोनों ने काफी पी ली। अगले दिन पता चला कि हम एक दूसरे की बाहों में थे और इसी तरह हम साथ हो गए। शेन ही मेरी गर्लफ्रेंड बनी और मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करना अपना फाराजा समझता था। उसके लिए खाने की कतार में लगता, क्लास में पहले पहुंचकर सीट घेरता, खरीदारी में उसका बैग उठाता, बीमार पड़ने पर रात भर जागकर देखभाल करता। पर दूसरों की नजर में मैं बस एक अमीर घर की लड़की का पीछा करने वाला चमचा था। मैं बस मुस्कुरा देता, कभी सफाई नहीं देता था। समझता था कि ये लोग अंगूर खट्टे होने की शिकायत कर रहे हैं। मेरी कार अभी है शहर की सबसे आलीशान युंदिंग हवेली में दाखिल हुई थी कि शेन यी का मैसेज आया। फैंग युआन, तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। मेरे बिना तुम पूरी जिंदगी सबसे निचले पायदान पर रहोगे। तुम लौटकर हुआइशु से माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी अभी वाली बात को अनकहा मान सकती हूँ। मैंने बस इतना रिप्लाई किया, मिस शेन अभी तक सोकर नहीं उठी है। जल्दी ही जवाब आया, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम घुटनों के बल लौटकर मुझसे माफी मांगोगे। इसके तुरंत बाद शी हुआइशु ने भी मैसेज किया, फैंग युआन, मुझसे टकराने में तुम अभी बहुत कच्चे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शेन यी उन लोगों के लिए नहीं है जो तुम्हारी औकात के हैं। अगर तुमने उसका पीछा जारी रखा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने बेपरवाही से लिखा, तो देख लेते हैं। बटलर फूबो ने मुझे गाड़ी से उतरते देखा, आदर से दरवाजा खोला, चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। बड़े मालिक, मालिक स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और सीधे स्टडी की तरफ बढ़ गया। पिता फैंग शियाओ स्टडी के बीचों बीच बैठे थे। उनके बालों में सफेदी आ गई थी पर तबीयत अच्छी थी। वहां बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। बिना गुस्सा किए ही उनका रुतबा महसूस होता था। उनके पीछे उनके अंगरक्षक खड़े थे जो कदकाठी से तो अलग नहीं लगते थे पर दिखने में बेहद साधारण थे। इस आदमी का नाम पेईहू था जिसकी लड़ने की ताकत कमाल की थी। कहते हैं जब फैंग शियाओ विदेश में अगवा हुए थे, इसी शख्स ने अकेले दम पर दुश्मन के 10-12 आदमियों को ढेर कर फैंग शियाओ को सही सलामत छुड़ाया था। यही घटना इसकी मशहूरी की वजह बनी और यही फैंग शियाओ का सबसे भरोसेमंद आदमी है। मैंने पेईहू को सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसने आदर से झुककर बड़े मालिक कहा। फैंग शियाओ ने मुझे देखकर मजे लेते हुए कहा, अरे वाह, ये कौन आ गया? है शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा, और उसे एक औरत ने बाहर निकाल दिया। जानते हो, किसी को मत बताना कि तुम फैंग शियाओ के बेटे हो। मुझे शर्म आएगी। मैं बेफिक्री से बैठ गया और खींच कर बोला, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मुझे गरीब बनकर रहने को नहीं कहते तो क्या मैं इतने सालों तक लोगों से अपमान सहता? फैंग शियाओ ने मेज से चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा, हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ? लड़कों को गरीबी में पालना हमारे परिवार की परंपरा रही है। पहले तुम्हारे दादा गांव में जाकर तमाम मुसीबतें झेलकर बड़े हुए, फिर मेरी बारी आई तो तुम्हारे दादा ने क्या कहा? कहा कि जो तकलीफें उन्होंने झेली मुझे भी उनमें से एक भी कम नहीं झेलने देंगे। उस बूढ़े ने मुझे अकेले गांव में छोड़ दिया, मरने जीने का ठेका खुद लेने को कहा। तुम तो अच्छे जमाने में पैदा हुए हो। उस वक्त मैंने कस्बे के हाई स्कूल में दाखिला लिया। एक इलाके के गुंडे से दुश्मनी हो गई। लोगों ने चाकू तलवारें लेकर पूरे 13 गलियों तक मेरा पीछा किया। पूरे 13 गलियां। फैंग शियाओ ने चाय का प्याला मेज पर रखा। उनकी नजरें कुछ खोई खोई सी हो गई। आखिर में मैं एक लोहार के घर की दीवार फांद कर घुसा। वहां 2 ताजा बनी चाकू उठाई और आहर निकल पड़ा। जब उन्होंने देखा कि मैं सच में जान देने को तैयार हूं और आसपास भीड़ भी बढ़ती जा रही है तो मामला बढ़ने के डर से मुझे छोड़ दिया। बाद में तुम्हारे दादा को पता चला तो उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी भेजी जिसमें एक ही लाइन थी, जिंदा है तो ठीक है। मैं कुर्सी की पीठ से सटकर बड़बड़ाया, तो तुमने दादा का यही तरीका मुझ पर आजमाया? और नहीं तो क्या? फैंग शियाओ ने बेधड़क कहा, कहते हैं दादा पोते में खास प्यार होता है। मैं उस बूढ़े को तो कुछ नहीं कर सकता था तो अपनी भड़ास तुम पर निकाल दी। उन्होंने आह भरी, दरअसल तुम्हारे दादा ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि आदमी को पहले पता होना चाहिए कि उसकी औकात क्या है, तभी उसे पता चलेगा कि वो कितना बड़ा बोझ उठा सकता है। जिंदगी की कड़वाहट जानेगा तभी अपनी जड़ें नहीं भूलेगा और एक पक्का घिनौना पूंजीपति नहीं बनेगा। मैंने देर तक सोचा, फिर जांग पर हाथ मारकर कहा, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। बाद में जब तुम बचपन में अगवा हुए तो मेरा इरादा और पक्का हो गया कि तुम्हें आम जिंदगी जीने भेजूं। मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाला। तुम्हें लोग तंग करते थे। मैं अंगरक्षकों से चुपचाप निगरानी करवाता था पर दखल नहीं देता था। तुम सोचते हो मुझे तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन तुम मर्द हो, मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें खुद उठना सीखना होगा। मैंने अचानक पूछा, और अगर मैं नहीं उठता? फैंग शियाओ ने मुझ पर नजर डाली, तो फैंग शियाओ समझेगा कि उसका कोई बेटा है ही नहीं और इस जायदाद के बारे में सोचना भी मत। मैं इसे देश को दान कर दूंगा ताकि देश और जनता का कुछ भला हो सके। फैंग शियाओ ने यह बड़ी सहजता से कह दिया, पर चाय का प्याला पकड़े उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। पीछे खड़े पेईहू ने हल्की खांसी दी। मालिक, पिछली बार आप नशे में बहुत बोल रहे थे। कह रहे थे कि बड़े मालिक को बोर्डिंग स्कूल में लोग तंग करते थे और अगले ही दिन आपने उन्हें तंग करने वालों के बाप को सबक सिखा दिया। चुप रहो। फैंग शियाओ ने पेईहू को घूरा। उनका बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बूढ़े को झेमते देखकर अपने मन की बची खुची शिकायत भी काफी हद तक खत्म हो गई। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। फैंग शियाओ, इस बार मुझे बाहर निकलवाने का खेल भी तुम्हारा ही है ना? मैंने यूनिवर्सिटी पूरी करके कहा था कि ग्रुप में इंटर्नशिप करूंगा।
पर तुमने जबरदस्ती मुझे शेन समूह में भेज दिया। उस साल शी हुआइशु ने एक बार में हुड़दंग मचाया। एक बीजिंग के रसूखदार घराने के नौजवान की टांग लगभग तोड़ दी। तभी शी परिवार को मजबूरन उसे विदेश भेजना पड़ा। शी परिवार खुद जाकर माफी मांग आया, भारी हर्जाना दिया और वादा किया कि शी हुआइशु को जीवन भर वापस नहीं बुलाएंगे। अब शी परिवार उस रसूखदार घराने को नाराज करने का जोखिम उठाकर अचानक इस नाजायज बेटे को वापस कैसे बुला सकता है? कहीं ये भी तुम्हारी ही चाल तो नहीं? फैंग शियाओ ने शरारती हंसी हंसी। उनकी आंखों में बूढ़ी लोमड़ी जैसी चालाकी चमकी। तो क्या हुआ? फैंग समूह वैसे भी शेन परिवार का सबसे बड़ा सप्लायर और निवेशक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शेन परिवार हमारी फैंग समूह की एक सहायक कंपनी जैसा है। तुम्हें वहां इंटर्नशिप के लिए भेजना अपनी ही कंपनी में भेजने जैसा था। रही बात शी हुआइशु की, तो मैंने बस अपने बीजिंग वाले पुराने दोस्त को एक फोन किया था। उन्होंने मुझ पर नजर गड़ाई और आवाज ऊंची की। मैं पहले से ही उस शेन यी के साथ तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ था, पर तुमने मेरी एक न मानी और मुझसे झगड़ा भी किया। मुझे गुस्सा आया। मैं तुमसे खुलकर कहता हूँ, शेन परिवार की 3 बेटियां हैं। शेन यी जिस कुर्सी पर बैठी है वो भी मेरे दबाव से बैठी है। उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि औरत जितना ऊपर उठती है वो या तो तुम्हें नीचा दिखाने लगती है या तुमसे बेहतर मर्द तलाशने लगती है। खासकर शेन यी जैसी औरत जो अचानक अमीर हुए परिवार से आई है, उसका असली रईस घरानों से कोई मुकाबला नहीं। ऐसी औरतें सबसे ज्यादा भ्रम में होती है और आम लोगों को सबसे कम समझती है। तुमने नहीं माना तो मैंने अपने तरीके से तुम्हें सच दिखा दिया। मैं चुप रह गया। फैंग शियाओ ने आह भरकर धीरे से कहा, खैर, लियू रुयान से शादी की बात मैं लियू परिवार से कर लूंगा। उस साल जब तुमने शेन यी के साथ रहने की जिद की थी तो लियू रुयान को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो बीमार पड़ गई थी। वो तुम्हारे साथ बचपन से बड़ी हुई है। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है ये हम बड़ों से छिपा नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। भविष्य में मैं बेफिक्र होकर कारोबार तुम्हारे हाथों में सौंप सकूंगा। इतने सालों से वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। अगर तुमने उसे फिर धोखा दिया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैंने सिर हिलाया। आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। समझ गया पिताजी। फैंग शियाओ ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे कुछ काम है। शाम को लियू रुयान आने वाली है, उसके साथ अच्छे से वक्त बिताना। पेई हु अब तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ड्राइवर और अंगरक्षक बनकर। कोई भी काम हो उससे कह देना। फैंग शियाओ के जाते ही दोस्त ने एक वीडियो भेजा। शेन जी और उसकी सहेलियां शराब पी रही थी। वीडियो में एक सहेली हंसकर पूछ रही थी, शेन यी दीदी, तुम्हारे उस चमचे ने खुद ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसे की? सच में क्या उसे पता चल गया कि तुम शी हुआइशु से शादी करने वाली हो और वो नाराज हो गया? दूसरी सहेली हंसी। अरे, वो शेन यी दीदी से कितना प्यार करता है, बस थोड़ा गुस्सा दिखा रहा होगा। फिर भी नीचे तबके से उठा एक बेकार लड़का शेन यी दीदी जैसी लड़की पा गया। ये उसकी पिछले 8 जन्मों की कमाई है। वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? यही उसके लिए अपनी औकात से ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है। मैं शर्त लगाती हूँ 3 दिन के अंदर वो लौटकर माफी मांग लेगा। शेन यी ने पूरे भरोसे के साथ कहा। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन वो घुटनों के बल लौटकर मुझसे माफी मांगेगा। वो बस इसी बात पर नाराज है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसे नखरे दिखा रहा है। मैंने तय किया है कि बाद में जब मैं हुआइशु की मदद करके उससे तलाक ले लूंगी तो उसे इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगी। पहले अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। शी हुआइशु ने यह सुनकर बेचारे की तरह कहा, शेन यी दीदी, सब मेरी गलती है। अगर मैं अचानक वापस न आता और तुमसे ये मदद न मांगता तो तुम दोनों में मेरी वजह से झगड़ा न होता। सब मेरा कसूर है। दीदी, तुम गुस्सा करना हो तो मुझ पर करो। शेन यी को उस पर तरस आ गया। उसने झट से उसका हाथ पकड़कर सांत्वना दी। अच्छा हुआइशु, तुम इतने भोले हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती? सब फैंग युआन का दिल बहुत छोटा है। छोटी जगह से आए लोग बड़े मौकों के लायक नहीं होते। उसकी सहेलियां एक साथ हंस पड़ी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप फोन बंद कर दिया। रात को मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला ही था कि फूबो ने आकर बताया, बड़े मालिक, लियू मिस आ गई है। मेरे जवाब देने से पहले ही सेब हरे रंग की छोटी स्कर्ट पहने लियू रुयान अंदर दाखिल हो गई। उसका रूप अद्वितीय था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें जैसे बोलती हों, लंबी पलकें, सुडौल नाक, गुलाबी होंठ। अभी वो मुस्कुरा रही थी। दूधिया सफेद दांत दिख रहे थे, जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। नीचे पहाड़ जैसा उभार, पतली कमर, सेब हरे रंग की स्कर्ट के नीचे चमकती गोरी गोरी लंबी टांगे। ये लियू रुयान वाकई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप स्टार है। इसका हुस्न तो पूरी इंडस्ट्री की सबसे ऊंची मंजिल है। मैं मुंह खोले देखता रह गया। बचपन में ये लड़की हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी। सालों बाद आज जब सामने देखा तो स्क्रीन से भी ज्यादा जगमगा रही थी। मेरा कंठ सूख गया। उसने मुझे देखते ही आंखों में चमक भर आई और वो पूरी तरह मुझ पर झपट पड़ी, जैसे कोई टेडी बियर गले लगाती है। उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। युआन भैया, कितने दिनों बाद मिले। यान्यान को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फूबो ने मुझे एक समझदार मर्द वाला इशारा किया और झट से बाहर निकल गए। मैं अभी अभी नहाकर निकला था। ऊपर से कुछ नहीं पहना था, नीचे सिर्फ तौलिया लिपटा था। अचानक हालत गंभीर हो गई। मैं शर्मिंदगी से जलने लगा। यान्यान, तुम उतर जाओ। लियू रुयान को जैसे कुछ महसूस हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया, पर फिर भी शरारती अंदाज में पलके झपकाकर जिद से सिर हिलाया। नहीं, नहीं उतरूंगी। युआन भैया ने मुझे बहुत दिनों से गले नहीं लगाया। फैंग अंकल ने मुझे सब बता दिया है। हमारी शादी की तारीख जल्द तय हो जाएगी। तुम मेरे होने वाले पति हो। मुझे शर्म नहीं आती। तुम्हें क्यों आ रही है? उसने होंठ फुलाकर मेरे कान के पास फुसफुसाया। युआन भैया,
मैं आने से पहले नहा चुकी हूँ। कान के पास उसकी गर्म सांस और उसकी हल्की हल्की खुशबू महसूस करते ही मेरे पूरे शरीर का खून खौलने लगा। इस वक्त अगर डर गया तो मर्द ही क्या कहलाऊंगा। मैंने अब और नहीं रोका, झुककर उसके कोमल गुलाबी होंठ चूम लिए। उसका जवाब बहुत अनाड़ी था। मैंने उसे गोद में उठाकर आराम से बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे से अपना माथा सटाया और भारी सांस लेते हुए पूछा, क्या बात है? यानियन का पहला किस है? लियू रुयान ने मासूम बड़ी बड़ी आंखों से जोर से सिर हिलाया। ये लड़की मनोरंजन जगत में रहती है। अपने हुस्न और अभिनय के दम पर छोटी उम्र में ही गोल्डन रोस्टर और 100 फ्लावर्स दोनों पुरस्कार जीत चुकी है। पूरे इंटरनेट पर करोड़ों प्रशंसक है। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि उसे कोई गलत काम के लिए मजबूर कर सकता है। लियू परिवार खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी चलाता है। उसकी मैनेजर, अंगरक्षक, मेकअप आर्टिस्ट सब लियू परिवार के अपने लोग हैं। लियू रुयान को किसी रसूखदार या पूंजीपति को खुश करने की जरूरत नहीं है। वो खुद इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी है। उसके सारे स्क्रिप्ट लगभग उसी के हिसाब से लिखे जाते हैं। 5 साल के करियर में कोई अफवाह नहीं, कोई इंटीमेट सीन नहीं, पूरी इंडस्ट्री में एक साफ सुथरा नाम। मैंने अपनी बाहों में लियू रुयान के मासूम चेहरे को देखा, गहरी सांस ली और फिर उसे गहराई से चूमने लगा। मेरी रहनुमाई में ये लड़की धीरे धीरे बहाव में आ गई। उस रात मैंने खास कोमलता बरती। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज मधुर और हवामा एक गूंजती रही। आधी रात के बाद वो थककर मेरी बाहों में गहरी नींद सो गई। उसकी आंखों के कोनों में आंसुओं की बूंदें थी। उसके आंसू पहली बार 15 साल पहले देखे थे। उस साल मैं 10 साल का था और वो 8 की। मैं और लियू रुयान पार्क में खेल रहे थे, तभी हमें अगवा कर लिया गया। हमें एक बंद पड़ी फैक्ट्री में 7 दिन 7 रात बंद रखा गया। चारों तरफ कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे और चूहे घूमते रहते। वो डर से कांपती और रोती रहती, सिर्फ मेरी बाहों में सिमट कर ही सो पाती। मैं खुद भी बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी एक छोटे मर्द की तरह उसकी हिफाजत करता और दिलासा देता रहा। उसी घटना के बाद से लियू रुयान मुझ पर जान छिड़कने लगी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरी बाहों में आ जाती, मेरा कपड़ा पकड़कर नहीं छोड़ती। उसकी भोली मासूम आंखें सच में दिल पिघला देती थी। अगले दिन एक बड़ी खबर ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। राष्ट्रप्रिय देवी लियू रुयान ने अगले महीने अपनी शादी की तारीख तय कर ली है। ये खबर खुद लियू रुयान ने वीबो पर पोस्ट की थी। बस एक तस्वीर, 2 हाथ आपस में गुंथे हुए और 4 शब्द, अगले महीने मिलते हैं। चंद मिनटों में ही टिप्पणियां लाखों में पहुंच गई। ट्रेंडिंग सीधे नंबर 1 पर फट पड़ा। लियू रुयान ने शादी की घोषणा की का टॉपिक रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चढ़ गया। अरे यार, सुबह उठते ही देवी किसी और की हो गई। वो मर्द कौन है? बाहर आ, सामने होकर बात कर, मुझसे अकेले लड़। मेरी 38 मीटर लंबी तलवार कहाँ है? मेरा दिल टूट गया। आज से 3 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। मैंने उसे अनफॉलो किया। जब देवी शादी कर ले तो उन्हें फॉलो करने का क्या फायदा? चलो 30 सेकंड के लिए अनफॉलो किया। 30 सेकंड बाद भी मैं उन्हीं से प्यार करूंगा। मेरी पूरी जवानी खत्म हो गई। टॉयलेट में रो रो कर बेहाल। पक्का बिजनेस अलायंस वाली शादी है। मेरी यान दीदी के लिए दुख हो रहा है। ऊपर वाले जागो, लियू परिवार खुद इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें कौन मजबूर कर सकता है? पूरा इंटरनेट मातम मना रहा था। तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इसके तुरंत बाद लियू ग्रुप और फैंग ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक साथ शादी का ऐलान हुआ। इंटरनेट फिर फट पड़ा और टॉप ट्रेंडिंग पर पहुंच गया। जब पता चला कि लियू रुयान का होने वाला दूल्हा फैंग ग्रुप का वो रहस्यमयी युवराज है जो कभी सामने नहीं आया, तो गालियों का दौर और तेज हुआ। हालांकि ज्यादातर लोग नई जोड़ी को दुआएं दे रहे थे। इन सालों में बाहरी दुनिया के लोग फैंग ग्रुप के युवराज का असली चेहरा जानने को बेहद उत्सुक रहते थे। इस ऐलान में भी युवराज का नाम सामने नहीं आया, जिससे पूरे इंटरनेट की उत्सुकता और बढ़ गई। मैं फैंग ग्रुप में काम पर लौट आया। नाम के हिसाब से उपाध्यक्ष था, पर फिलहाल काम कुछ खास नहीं था। सिर्फ जरूरी बैठकों में शामिल होना और नोट्स लेना। छुट्टी के बाद पेईहू ने रियर व्यू मिरर में देखा। बड़े मालिक, ब्राइडल शॉप से अभी फोन आया था। विदेश से एक्सप्रेस डिलीवरी से आया आपका सूट आ गया है। पूछ रहे थे कि सीधे हवेली भेज दे। मैं पिछली सीट पर बैठा सामान्य स्वर में बोला, नहीं, शॉप ज्यादा दूर नहीं है, हम सीधे जाकर ले आते हैं। पेईहू ने तुरंत गाड़ी मोड़ी। ठीक है बड़े मालिक। शॉप पहुंचे तो मैनेजर ने खुद आगे आकर सफेद सूट दोनों हाथों से मेरे आगे किया। सर, ये सफेद सूट अंतरराष्ट्रीय मास्टर साइमन ने खुद डिजाइन किया है। जल्दी में एक बनवाकर भेजा गया है। पहनेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। मैंने सिर हिलाया और पहन कर देखा। इतने में शेन यीशी हुआइशु को साथ लिए बड़े कदमों से अंदर आई। उसने मुझे सफेद सूट पहने देखा, एक पल रुकी। अरे, ये फैंग सुपरवाइजर नहीं है? शी हुआइशु ने ताने से कहा। क्या बात है, शेन ग्रुप से निकाले जाने के बाद अब ब्राइडल शॉप में नौकरी करने लगे हो? पेईहू ने उसे बस एक रूखी नजर से देखा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शीशे के सामने कॉलर ठीक किया। शेन ही आखिरकार सामान्य हुई। उसका चेहरा कुछ उलझा हुआ था। फैंग युआन, तुम ये सब क्या पहन रहे हो? ये सूट। मैंने बिना भाव के कहा। हाँ, सूट है। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए इतना अच्छा सूट खरीदने के? क्या तुम्हें पता है कि यह है शहर की सबसे महंगी ब्राइडल शॉप है? यहाँ का एक साधारण सूट भी कम से कम 6 अंकों की कीमत का होता है। मैंने ऊपर से उसे देखा। होंठ हल्के से मुड़े। अच्छा, तो क्या हुआ? शेन ही अटक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शी हुआइशु ने बुरी नजरों से मुझे देखा। देर तक घूरता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। आंखें लाल हो गई। उसने शेन यी की बाह खींची और हिचकिचाते हुए कहा, शेन यी दीदी, फैंग युआन के पास इतने पैसे कहां से आए
कि वो इतना अच्छा सूट खरीद सके? जरूर लोन लिया होगा। कहीं वो तुम्हारी शादी में तुम्हें अगवा करने की योजना तो नहीं बना रहा? दीदी, हमारी शादी में 2 महीने बाकी हैं। अगर उस दिन तुम सच में उसके साथ चली गई तो मेरी पूरी इस धूल में मिल जाएगी। शेन ये सुनते ही भड़क गई। उसने मुझ पर गुस्से भरी नजरें गड़ाई। फैंग युआन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ऐसा इरादा है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हुआइशु से शादी करने के पीछे सच में मजबूरी है। तुम समझते क्यों नहीं? जानते हो, तुम इस तरह हंगामा करके मुझे बहुत थका रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर उस दिन तुम सच में आकर मुझे अगवा करने की कोशिश की और हुआइशु की बेइज्जती करवाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने शेन यी के गुस्से से विकृत चेहरे को देखा। अचानक हंस पड़ा। मेरी हंसी देखकर शेन यी एक पल ठिठकी। क्यों हंस रहे हो? तुम पर ही। मैंने धीरे धीरे सूट उतारकर पेई हु को पकड़ा दिया। शेन यी, तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, कि शी हुआइशु से शादी में मजबूरी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शादी में मेरा तुम्हें अगवा करना? शेन यी, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? और क्या? शेन जी ने पूरे भरोसे से मुझे देखा। हम इतने साल साथ रहे, कौन नहीं जानता कि तुम मेरे हो? वो रुकी, फिर बोली, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? अच्छा फैंग युआन, अब और नखरे मत करो। मैं तुम्हें एक बात साफ बता सकती हूँ, मैं हुआइशु से इसलिए शादी कर रही हूँ ताकि उसे शी परिवार का वारिस बनने में मदद कर सकूं। बाद में मैं उससे तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो हो सकता है मैं सच में हुआइशु से ही शादी कर लूं। फिर पछताओगे तो देर हो जाएगी। मैंने उससे और बात करने का मन नहीं किया। कदम बढ़ाकर बाहर निकला। शैनी, दिमाग अच्छी चीज है, अगर दिमाग खराब हो तो इलाज करवाओ। शेन यी आग बबूला हो गई। वो मेरे पीछे आना चाहती थी, पर शी हुआइशु ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो बस मेरी पीठ पर चिल्ला सकी, फै गा युआन, कमीने, मैं कहती हूँ अगर 1 हफ्ते के अंदर लौटकर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। मैं अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि शी हुआइशु का मैसेज आया। फैंग युआन, ज्यादा इतराओ मत। शैनी एक बार मुझसे शादी कर लेगी तो मेरे पास तो तरीके हैं उसे तलाक देने से रोकने के। वो हमेशा के लिए मेरी बीवी बनकर रहेगी। फैंग युआन, छी, तुम पर तरस आता है। मैं पिछली सीट पर बैठा था, बिना सोचे रिप्लाई किया। मुबारक हो दोस्त, तुम्हारी बीवी को मैंने 5 साल रखा। वो बहुत हुनरमंद है। सामने वाला आग बुला हो गया। फोन लगातार वाइब्रेट होता रहा। शी हुआइशु के गुस्से भरे गंदे मैसेज भरे पड़े थे। मैं जोर से हंसा, जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, सीधे ब्लॉक कर दिया। शादी की तारीख करीब आ रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के ग्रुप में अपनी शादी की खबर डाल दी। आखिरकार कई साल साथ पढ़े, कुछ दोस्त अच्छे थे। बेशक मैंने लियू रुयान का नाम नहीं जोड़ा, वरना मेरा सबसे पक्का दोस्त भी कभी भरोसा नहीं करता। ग्रुप में तुरंत हंगामा मच गया। मेरे पुराने रूममेट किन युनशान ने सीधे शेन यी को टैग कर दिया। हे भगवान, यूनिवर्सिटी के बाद सबके रास्ते अलग हो जाते हैं, पर तुम दोनों आखिर शादी तक पहुंच ही गए। बाकी दोस्तों ने भी बातें शुरू कर दी। फैंग युआन ने पिछले जन्म में कौन सी गंगा स्नान कर ली थी? हमारी मिस शेन, कॉलेज क्वीन और अब शेन अध्यक्ष, सच में उसी से शादी कर रहा है? यार, फैंग युआन ने तो किस्मत का दरवाजा ही पकड़ लिया। कम से कम 30 साल की मेहनत बच गई। जलन हो रही है, रोना आ रहा है। मैंने देखा, मामला गड़बड़ा गया। ये गलतफहमी बहुत बड़ी हो गई। मैं सफाई देने ही वाला था कि शेन ही पहले ही लिख चुकी। @फैंग युआन, आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुमसे शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा। क्या तुम मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं पहले हुआइशु से शादी करूंगी। अब और बवाल मत करो। अगर तुमने शादी में आकर मुझे अगवा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। ग्रुप में सीधे परमाणु विस्फोट हो गया। कियान फैंग, ओहो, मिस शेन, शेन अध्यक्ष और शी परिवार के नौजवान मालिक की शादी होने वाली है और फैंग युआन जबरदस्ती शादी का दबाव डाल रहा है। कितना बेशर्म है। तुरंत मुझसे न बनने वाले कुछ दोस्त भी कूद पड़े। अरे, सोचा नहीं था कि फैंग युआन ऐसा होगा। शेन अध्यक्ष को शी नौजवान मालिक से शादी करनी है और ये यहाँ जबरदस्ती कर रहा है। बिल्कुल बेहुदा हरकत है। रुको, एक बात और, तारीख देखो, 18 तारीख, युनदिंग ग्रैंड होटल। क्या ये वही दिन और जगह नहीं है जहां राष्ट्रप्रिय देवी लियू रुयान और फैंग युवराज की शादी है? सुना है 18 तारीख को युनदिंग ग्रैंड होटल ने बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह बुकिंग बंद कर दी है। सिर्फ लियू देवी और फैंग युवराज की शादी होगी। कहीं ये फैंग युआन खुद को फैंग ग्रुप का युवराज बता रहा है? किन युनशान ने मुझे टैग किया। सच में? तू कहेगा तो मैं मान लूंगा। मैंने सोचा, फिर जवाब दिया, सच में। अगर तुम कहोगे कि फैंग युआन के दोस्त हो तो सिक्योरिटी अंदर जाने देगी। ग्रुप में 3 सेकंड की खामोशी, फिर दोबारा विस्फोट। इस फैंग युआन को लगता है कि उसका सरनेम फैंग है तो वो फैंग ग्रुप का युवराज बन गया। हाँ, हंसी आ रही है। या तो वो पागल हो गया है या फिर दुनिया ही बदल गई है। ये साल का सबसे मजेदार चुटकुला है। कियान फैंग, लियू देवी इस जमाने की राष्ट्रप्रिय देव ई है, मासूमियत की पहचान। और ये फैंग युआन, क्या औकात है इसकी? हम सहपाठी भला कौन नहीं जानता कि यूनिवर्सिटी में इसके पूरे महीने का खर्च 2000 भी नहीं था। कपड़े जूते सब सड़क किनारे के सस्ते सामान होते थे। अगर ये फैंग युवराज है तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। शेन यी, फैंग युआन, तुम अगर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही ऐसा कर रहे हो तो इतनी बकवास बात बनाने की जरूरत नहीं थी। फैंग परिवार और लियू परिवार, मेरा शेन परिवार दोनों को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं जिसे मानना है मानो। ये लिखकर मैंने फोन बंद कर दिया। अब और देखने का मन नहीं था। इस दौरान इंटरनेट पर चर्चा चरम पर थी। हर तरफ मीडिया की कवरेज।
ट्रेंडिंग पर लगातार कब्जा, प्रशंसकों की ओर से दुआओं की बौछार थी। शेन यी ने मुझे कई बार फोन किया, मैंने एक बार भी नहीं उठाया, सीधे नंबर ब्लॉक कर दिया। समय तेजी से बीता और 18 तारीख आ गई। शादी के दिन सभी बड़े न्यूज पोर्टल और मीडिया लगभग पूरी ताकत से कवरेज में जुटे थे। प्रशंसकों की भारी भीड़ ने युंदिंग ग्रैंड होटल को बाहर से 3-3 घेरों में लपेट रखा था। चारों तरफ नारे गूंज रहे थे, यान दीदी हमेशा खुश रहो, दीदी सबसे सुंदर, शादी मुबारक। बेशक मेहमानों और आयोजकों के अलावा इन मीडिया और प्रशंसकों का होटल के अंदर जाना नामुमकिन था। मैं और लियो रुयान होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के विश्राम कक्ष में थे। बस समारोह शुरू होने का इंतजार था। उस वक्त लियो रुयान किसी सपने जैसी लग रही थी। आंखें सितारों जैसी, त्वचा बर्फ जैसी, सफेद शादी का जोड़ा उसके सुडौल शरीर की हर रेखा को उभा रहा था। युआन भैया, उसने मुड़कर मुझे शरारती नजरों से देखा। अच्छी लग रही हूं? बहुत अच्छी। मैंने बिना सोचे उसकी पतली कमर पकड़कर झुककर उसे चूम लिया। लियो रुयान का चेहरा लाल हो गया। उसने मेरी कमर पर जोर से चिकोटी काटी। मैं दर्द से चौंका, झट से छोड़ दिया। लियो रुयान खिलखिलाकर हंसी। हम कल रात आधी रात तक परेशान करते रहे, क्या अब भी मन नहीं भरा? युआन भैया मुझे बस सताना जानते हैं। मैं जोर से हंसा और उसे बाहों में भर लिया। कहाँ भरेगा, पूरी जिंदगी भी कम है। लियो रुयान और शर्मा गई। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। आंखों में मुस्कान थी। युआन भैया, तुम दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हो। अपनी बीवी के सामने भला कैसी शर्म? मेरा हाथ उसकी पतली कमर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, तो तुम्हें मैं शरीफ पसंद हूं या बेशर्म? लियो रुयान की सांस उखड़ गई। उसने शर्माते हुए पंजों के बल उठकर मेरे गाल पर चुमा लिया। समझ जाओ। फिर चांदी की हंसी बिखेरती हुई शरारत से दूर हट गई। मैं उसका पीछा करने ही वाला था कि फोन बज उठा। देखा तो मेरे पक्के दोस्त किन युनशान का कॉल था। मैंने उठाया। उधर से उसकी घबराई आवाज आई, यार ये सब सच में ठीक है ना? मैं सच में युंदिंग ग्रैंड होटल के गेट तक पहुंच गया हूं। चारों तरफ सिक्योरिटी है, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, चारों ओर मीडिया और प्रशंसक है। कहीं मुझे सबके सामने बाहर न फिंकवा दिया जाए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, टांगे कांप रही है। पहले कुछ और दोस्त भी तमाशा देखने आना चाहते थे, पर इतनी भीड़ देखकर सब भाग गए। अरे हाँ, उन लोगों की परवाह मत कर, वे बस तुम्हारा मजाक उड़ाने आ रहे थे। ये मेरा पुराना रूममेट है, साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, साथ में पूरी रात जाकर गेम खेलते थे, सबसे गहरा दोस्त। मैं हंस पड़ा। डरपोक कहीं का, मैंने कब झूठ बोला? ठीक है, मैं अभी नीचे आकर तुझे ले जाता हूं। ये काम पेयहू से भी हो सकता था, पर सबसे पक्के दोस्त की खातिर मैंने खुद नीचे जाना ठीक समझा। नीचे हॉल मेहमानों से भरा था। मनोरंजन जगत के आधे सितारे वहां मौजूद थे। हालांकि ये सब मुझे नहीं पहचानते थे, इसलिए मुझे देखकर किसी ने अभिवादन नहीं किया। जब मैं किन युनशान को लेकर हॉल में दाखिल हुआ, तब आखिरकार किसी का ध्यान हम पर गया। शेन यी हैरान चेहरे के साथ मेरी तरफ आई। उसके पीछे शी हुआइशु और कियान फेंग थे। फैंग युआन, तुम अंदर कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों को मैंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, और नहीं ये मेरे दोस्तों के नाम पर आ सकते थे। एक ही वजह हो सकती थी, ये अपने बड़ों के साथ आए होंगे। फैंग शियाओ ने बिजनेस पार्टनरों को निमंत्रण पत्र भेजे थे, और कियान फेंग हालांकि शी समूह में काम करता था, पर खुद भी एक छोटे अमीर घराने का बेटा था। शेन यी ने जल्दी से मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। भौहें चढ़ाते हुए कहा, फैंग युआन, बवाल मत करो। मुझे नहीं पता था कि मुझे पाने के लिए तुम इतनी हद तक चले जाओगे कि युंदिंग ग्रैंड होटल में घुस जाओगे। जानते भी हो आज कौन सा दिन है? क्या ये जगह तुम्हारे आने लायक है? अगर फैंग और लियू परिवार नाराज हो गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। ठंडी हंसी हंसी, क्या बात है मिस शेन, आप आ सकती है तो मैं नहीं आ सकता? कियान फेंग ने मुझे ताने भरी नजरों से देखा। अरे ये तो शेन अध्यक्ष का चमचा है, पीछा करते करते यहां तक आ गया। युंदिंग ग्रैंड होटल की सिक्योरिटी भी क्या मजाक है, हर आवारा कुत्ते को अंदर घुसने देती है। किन युनशान का चेहरा लाल हो गया। वो कियान फेंग की तरफ देखकर बोला, कियान फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सब सहपाठी है, इतना कड़वा बोलना जरूरी है? अभी अभी फैंग युआन ही मुझे अंदर लाया है। हो सकता है वो सच में फैंग परिवार का बड़ा मालिक हो, पर उसकी आवाज में दम नहीं था। आखिर में धीमी पड़ती गई। कियान फेंग जोर से हंसा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। क्या मैंने सही सुना? फैंग युआन फैंग परिवार का बड़ा मालिक है? जरा उसकी यूनिवर्सिटी वाली हालत देखो। अगर ये फैंग परिवार का बड़ा मालिक है तो क्या ये इसके लायक भी है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूँ, फौरन यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे बवाल करने की नहीं है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि शेन यी ने मुझे ठंडे स्वर में रोका। बहुत हो गया फैंग युआन, तुम सिर्फ इसलिए खुद को फैंग परिवार का आदमी मत समझो कि तुम्हारा सरनेम फैंग है। मैं तुम्हारे साथ इतने साल रही हूं, तुम कैसे इंसान हो मैं नहीं जानती। जल्दी यहां से निकलो, मेरी इज्जत मत उतरवाओ। शी हुआइशु ने मुझ पर विजयी नजर डाली। शेन यी दीदी, ऐसे बच्चलन आदमी को इतना मान देने की जरूरत नहीं। उसने पास खड़े सिक्योरिटी गार्डों को देखा और जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, जल्दी से इस आदमी को बाहर फेंको। युंदिंग ग्रैंड होटल ने एक चोर को अंदर कब से आने देने लगे? ये सुनते ही पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। इस तरफ का हंगामा काफी लोगों का ध्यान खींच चुका था। शी हुआइशु की इस चीख ने सीधे बम फोड़ दिया। क्या बात है, ये आदमी देखने में तो रईस लगता है, चोर कैसे हो सकता है? ये तो गा युवराज और लियू देवी की शादी है, ऐसे आदमी को अंदर कैसे आने दिया? चुपचाप, जोर से मत बोलो। जो अंदर आ सकता है
वो या तो रईस है या ताकतवर। पहले पूरी बात सामने आने दो, फिर फैसला करो। सही कहा, मनोरंजन जगत में ऐसी झूठी बातें कम है क्या। पेई हूँ सिक्योरिटी गार्डों के साथ धीरे धीरे पास आ चुका था, पर मेरे इशारे के बिना वे रुके हुए थे। मैं जरा भी नहीं घबराया। मुस्कुराते हुए शी हुआइशु को देखा। शी हुआइशु, कुछ बातें मनमानी कह दी जाती हैं, पर आज के माहौल में झूठ बोलने की आजादी नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि इसके क्या नतीजे होंगे। शी हुआइशु ने देखा कि सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं हुआ, और मेरी बेपरवाही देखकर वो पूरी तरह भड़क गया। क्या बात है, तुम मर्द होकर काम करके मुकर रहे हो। क्या मैं याद दिलाऊं कि तुम्हें शेंग ग्रुप से कैसे निकाला गया था। मेरी वो 6 लाख की घड़ी तुमने ही नहीं चुराई थी क्या। बेगुनाही का ढोंग मत करो, मेरे पास गवाह है। ये कहकर वो शेन यी की ओर मुड़ा। शेन यी दीदी, बताओ ना, क्या फैंग युआन ने मेरी घड़ी नहीं चुराई थी। शेन यी थोड़ी हिचकी। शी हुआइशु ने घबराकर उसका हाथ खींचा। शेन यी दीदी, बोलो ना, क्या सच में तुम फैंग युआन जैसे बेकार आदमी की खातिर मुझे सबके सामने नीचा दिखाओगी। ये सुनते ही शेन यी के चेहरे की हिचकिचाहट गायब हो गई। हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ, फैंग युआन ने ही शी हुआइशु की 6 लाख की घड़ी ली थी। मैंने सिर्फ पुराने रिश्ते की खातिर पुलिस नहीं बुलाई। फैंग युआन, अभी घुटनों के बल बैठकर हुआइशु से माफी मांग लो, तो मैं उसे माफ करने को कह दूंगी। कियान फेंग खुश हो गया। उसने तुरंत मुझ पर उंगली उठाई। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। मैं और फैंग युआन यूनिवर्सिटी के सहपाठी हैं। यूनिवर्सिटी में ये 40-50 युआन के सस्ते कपड़े पहनता था। इसके घर में पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े खरीदने की औकात कहाँ से आई। जरूर घड़ी बेचकर ये शान झाड़ रहा है और यहाँ आकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों, सब लोग इससे सावधान रहें। ये बात सुनकर पूरा हॉल फिर गूंज उठा। लोगों को थोड़ा भरोसा भी होने लगा। कई लोग मुझे हिकारत से देखने लगे। किन युनशान आगे बढ़कर दलील देना चाहता था, पर मैंने उसे रोक लिया। तभी शी, कियान और शेन परिवारों के तीनों मुखिया भी बाहर आ गए। उन्हें पहले थोड़ी चिंता थी कि फैंग परिवार के इलाके में उनके बच्चों का ये हंगामा कहीं फैंग परिवार को नाराज न कर दे। वे रोकना चाहते थे, पर अब लग रहा था कि बच्चों की गलती नहीं है। अगर सच में कोई बच्चलन जानबूझकर हंगामा करने वाला पकड़ा जाता है, तो इससे फैंग परिवार की नजरों में उनकी छवि और अच्छी हो सकती है। यही सोचकर वे निश्चिंत होकर मजे से पूरा तमाशा देखने लगे। शेन यी ने चीख कर कहा, फैंग युआन, अब और क्या कहना है। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और यहाँ से बाहर निकलो। क्या तुम सच में फैंग परिवार का इंतजार कर रहे हो कि वो आकर तुम्हें सबक सिखाए। माफी, बाहर निकलो। मेरी नजरें ठंडी पड़ गई। मैंने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। हर कोई आंखें फाड़कर देख रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था। इस आदमी ने फैंग युवराज और लियू देवी की शादी में हाथ उठाने की हिम्मत की। ये पागल है क्या। शेन यी ने सूजे हुए गाल को पकड़ा, आंखें चौड़ी करके मुझे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा। फैंग युआन, तुमने मुझे मारा। उसकी आवाज तीखी और कांपती थी। मैंने बेपरवाही से कहा, मार दिया। क्या अब मारने के लिए दिन भी देखना होगा। शी हुआइशु तुरंत भड़क गया। वो मेरा कॉलर पकड़ने दौड़ा। फैंग युआन, पागल हो गए हो। फैंग युवराज की शादी में शेन यी को मारने की हिम्मत। सिक्योरिटी कहाँ है। इस पागल को पकड़ो। मैंने सीधे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। आवाज पूरे हॉल में गूंजी, पकड़ो। शी हुआइशु, तू एक घटिया नाजायज बेटा है और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है। तेरी औकात ही क्या है। मैंने तुझे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। शी हुआइशु को थप्पड़ से इतना धक्का लगा कि वो 3 कदम पीछे हटकर पास के खाने की मेज से टकराया। शराब के गिलास झंझनाते हुए गिर पड़े। मैंने उस पर चढ़कर एक के बाद एक लातें उसके पेट पर बरसाई। शी हुआइशु दर्द से झुककर पेट पकड़े जमीन पर लौटने लगा, चीखने लगा। उसके सूट पर शराब और टूटे कांच के टुकड़े चिपक गए। हालत बुरी तरह बिगड़ गई। पूरे हॉल के मेहमान सन्न रह गए। ये आदमी कौन है। फैंग परिवार के इलाके में इतनी बेबाकी। कोई आगे नहीं आया, नहीं किसी ने रोकने की हिम्मत की। कुछ समझदार लोगों ने पास खड़े शांत सिक्योरिटी गार्डों को देखकर कुछ भाप लिया। वे जमीन पर लौटते शी हुआइशु को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। शेन यी ने अपना गाल पकड़ा हुआ था। डर से चेहरा सफेद पड़ गया। फैंग युआन, पागल हो गए हो। रुको, क्या सच में हुआइशु को मार डालोगे। अगर नहीं रुके तो मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। कियान फेंग डर के मारे पीछे खिसक गया। होंठ कांप रहे थे। फैंग युआन, तू सच में पागल है। यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत। तुझे अपनी जान का डर नहीं। कियान फेंग मेरी ताकत जानता था। यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट क्लब में मैं अकेले 5 को पटक सकता था। मेरी धाक जगजाहिर थी। मैं कहता हूँ, तूने उन्हें मारा है तो मुझे मत मारना। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। तू नहीं बोलता तो मैं तुझे भूल ही जाता। मैंने सीधे उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिराया और चढ़कर घूंसोंलातों की बौछार कर दी। मत मारो, दर्द हो रहा है। चेहरे पर मत मारो। भैया, गलती हो गई। तू मेरा सगा भाई है, बस करो। कियान फेंग, शी हुआइशु और शेन यी के पिता गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। वे मुझे रोकने दौड़े, पर सिक्योरिटी गार्डों ने जानबूझकर उन्हें बाहर रोक लिया। वे बेबस कूद कूद कर चिल्ला रहे थे, ये क्या हो रहा है। तुम हमें रोक क्यों रहे हो। जल्दी उस पागल को पकड़ो। शेन यी के पिता मुझे पहचानते थे। उन्होंने शुरू से ही मेरे और उनकी बेटी के रिश्ते का विरोध किया था। कहते थे कि मैं उनकी बेटी के लायक नहीं। अब मुझे फैंग युवराज की शादी में इतना बवाल करते और उनकी बेटी को मारते देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फैंग युआन, कमीने, रुक जा। घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकते हैं, वरना तुमने एक साथ हमारे शेन, शी और कियान तीनों परिवारों को दुश्मन बनाया
तो मैं तुम्हें इस शहर में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हम तुम्हें कानूनी रास्ते से जेल भिजवाएंगे, पूरी उम्र सलाखों के पीछे बितानी होगी। तभी फैंग शियाओ अपने साथियों के एक बड़े दल के साथ अचानक वहां आ धमके। कितनी बड़ी बात कह गए, हमारे फैंग परिवार के इलाके में मेरे इकलौते बेटे पर झूठे इल्जाम लगाओगे, उसकी मानहानि करोगे, उसे धमकाओगे और फैंग समूह के वारिस से घुटनों पर माफी मांगने को कहोगे। तुम शेन, शी और कियान तीनों परिवार आंख इर समझते क्या हो अपने आप को? सूट पहने, चेहरे पर गुस्सा लिए फैंग शियाओ बड़े कदमों से आगे आए। उनके आधे कदम पीछे लियू रुयान अपने पिता का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे फैंग ग्रुप के सभी बड़े अधिकारी, लियू ग्रुप के बड़े अधिकारी और कई बड़े कारोबारी थे। ऐसे लोग जिनके एक कदम से है शहर के व्यापार जगत में भूचाल आ सकता था। उनका रुतबा हजारों घोड़ों की टापों जैसा था। पूरे हॉल में सनसनी मच गई, सबके होश उड़ गए। क्या फैंग युआन सच में फैंग ग्रुप का युवराज है? ये कैसे मुमकिन है? पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। शेन, शी और कियान तीनों परिवार तो ऐसे सन्न रह गए जैसे उनकी आंखें बाहर गिर पड़ेंगी। शी हुआइशु का मुंह खुला का खुला रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। कैसे मुमकिन है? फैंग युआन सच में फैंग ग्रुप का युवराज कैसे हो सकता है? आखिर हो क्या रहा है? शेन ही का दिमाग एकदम सुन पड़ गया। एक पल के लिए सब कुछ कोरा हो गया। फैंग युआन फैंग युवराज है? वो लियू रुयान से शादी करने वाला है? नहीं, मुमकिन नहीं। वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? कियान फेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, पूरा शरीर कांप रहा था। फैंग युआन का यूनिवर्सिटी में पूरे महीने का खर्च 2000 से ज्यादा नहीं था। वो है शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा, कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? किन युनशान भी उतना ही स्तब्ध था, मुझे बेसुध होकर देख रहा था। शेन, शी और कियान तीनों पिताओं के होश गायब हो गए थे, चेहरे मुर्दों जैसे सफेद पड़ गए थे। मैं फैंग शियाओ के पास जाकर अजीब नजरों से बोला, फैंग शियाओ, तुम जानबूझकर सही समय पर नीचे उतरे हो ना? फैंग शियाओ ने शर्मिंदगी भरी हंसी हंसी। समझ गया। मैंने खींचकर उन्हें घूरा, फिर पलटकर लियू रुयान का हाथ थाम लिया। फैंग शियाओ ने खांसकर गला साफ किया और उन तीनों बटेरों जैसे सिकुड़े पिताओं को घूरकर डांट जारी रखी। मुझे लगा कौन है ये? वही लोग हैं जो हमारे फैंग परिवार के इलाके में हमारे वारिस को हल्के में लेते हैं। तुम तीनों परिवारों में से किसमें मेरी हिस्सेदारी नहीं है? किसका हमारे फैंग परिवार से कारोबार नहीं है? कौन हमारे फैंग शियाओं के दम पर नहीं पड़ रहा? और अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरे बेटे को सताओगे? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुविधा दे रहा था क्या? इंसान बनो तो हमेशा आसमान की तरफ मुंह करके मत चलो। आज हमारे फैंग शियाओं के बेटे को अपमान झेलना पड़ा। अगर वो सच में एक आम आदमी होता तो तुम तीनों परिवार उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसके बाद फैंग शियाओ ने एक बेहद स्टाइल वाली बात कही, मौसम ठंडा हो रहा है, तुम तीनों परिवारों को दिवालिया हो जाना चाहिए। फैंग शियाओ ने विदेश में सौदे करते हुए कभी बंदूक की नाल सिर पर लगी देखी थी। किसी भी तरह के तूफान का सामना कर चुके थे। धमकी देना उनके लिए मुंह से बात निकालने जैसा था। यहां मौजूद सब लोग ध्यान से सुन लो। जिस किसी ने इन तीनों के साथ कारोबार किया वो मेरी फैंग शियाओ की दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। फैंग शियाओ है शहर के सबसे अमीर आदमी है, देश के 5 सबसे बड़े अमीरों में शामिल है। अब फैंग परिवार का विदेशी कारोबार तेजी से फैल रहा है। देश के सबसे अमीर आदमी बनने में देर नहीं। ये बात सुनकर सब समझ गए कि शेन, शी और कियान इन तीनों परिवारों का खेल अब खत्म हो चुका है। तीनों पिताओं के चेहरे तुरंत गिर गए। शेन परिवार के मुखिया सबसे पहले घुटनों का एक बल गिरे, चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। श्री फैंग, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि फैंग युवराज आपके बेटे हैं। मेरी गलती हो गई, सच में गलती हो गई। आप महान हैं। हमारा शेन परिवार तो पूरी तरह फैंग ग्रुप पर ही चलता है। हमें जीने का एक रास्ता दे दीजिए। शी परिवार के मुखिया ने मरने का ढोंग कर रहे शी हुआइशु को उठाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। शी हुआइशु वैसे भी उनके कई नाजायज बेटों में से एक था। पिछली बार हुड़दंग मचाकर पूरे परिवार को भारी नुकसान करवा चुका था और इस बार तो पूरे खानदान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा रहा था। वे अब उसकी जान लेने को तैयार थे। कमीने, किसने कहा तुझे फैंग युवराज से दुश्मनी मोलने को? हमारे पूरे शी परिवार की कुल जायदाद मिलाकर भी फैंग परिवार के एक हिस्से के बराबर नहीं, और तू उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? अंधे कुत्ते, जल्दी घुटनों के बल बैठकर फैंग युवराज से माफी मांग। उसने शी हुआइशु के घुटने पर लात मारी। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, फिर जल्दी से घुटनों के बल सकता हुआ मेरी तरफ आया। फैंग युवराज, मेरी गलती है। आपने इतना साधारण जीवन जिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि आप फैंग ग्रुप के युवराज हैं। मुझे एक बार माफ कर दीजिए, अब कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। कियान परिवार के मुखिया ने कियान फेंग का सिर दबाकर साथ ही घुटने टिका दिए। उनका मोटा चेहरा पसीने से तर था। श्री फैंग, सब इस कमीने कियान फेंग की बदमाशी है। मैं घर जाकर इसकी टांग तोड़कर इसे घर से निकाल दूंगा। और फैंग युवराज के साथ तो आखिरकार इसकी सहपाठी की दोस्ती रही है। उसी रिश्ते की खातिर श्री फैंग, हमें एक मौका दे दीजिए। फैंग शियाओ ने पीठ पीछे हाथ बांधे ऊपर से उन्हें देखा। उनकी नजरों में कोई दया नहीं थी। बहुत देर हो चुकी है। फैंग शियाओ ने बस 2 शब्द कहे, फिर हाथ हिलाकर कहा, पेई हूं, इन बदतमीजों को उठाकर बाहर फेंको। छिए, क्या चीज है? पेई हूं तुरंत सिक्योरिटी गार्डों के साथ आगे बढ़ा और उन लोगों को पकड़कर उनकी रोने गिड़गिड़ाने की आवाजों के बीच बाहर घसीटने लगा। शेन यी अब होश में आई। वो रोती हुई मेरा हाथ पकड़ने दौड़ी। फैंग युआन, मेरी गलती हो गई। तुमने मुझे अपने घर की सच्चाई क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। मैं अभी पल भर के लिए भ्रम में पड़ गई थी। प्लीज अपने पिता से कहो हमारे परिवार को माफ कर दे। फैंग युआन, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम लियू रुयान से शादी कैसे कर सकते हो?
फैंग युआन, मैं शी हुआइशु से शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। फैंग युआन, कुछ तो बोलो। लेकिन चाहे वे कितना भी हाथ पैर मारे, उन्हें कुत्तों की तरह घसीट कर बाहर फेंक दिया गया। लियू रुयान ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी लाल पड़ी उंगलियों को गौर से देखा और कोमल स्वर में पूछा, पति, दर्द हो रहा है? नहीं, झूठ। उसने वेटर से गीला तौलिया लेकर हल्के हाथों से मेरी उंगलियां पोंछी। अगली बार ऐसा काम खुद करने की जरूरत नहीं, पेई हु से कह देना। आज तुम मेरे दूल्हा हो। हाथ तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए है, उन लोगों को छू कर गंदे करने के लिए नहीं। यार, बीवी ने दिल जीत लिया। ये बातें 100 प्रेम भरे वाक्यों से ज्यादा मीठी थी। मैंने तुरंत उसकी पतली कमर पकड़कर शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, ठीक है, बीवी की बात मान ली। अगली बार पेई हु से कहूंगा। बकवास। फैंग शियाओ ने हमें प्यार से तकरार करते देखा, मुझ पर आंख मारी और धीरे से कहा, बेटे, तुम्हारे बाप का एंट्री सीन काफी शानदार रहा ना? मैंने हिकारत से देखा, इस स्टाइल को मैं पूरे नंबर देता हूं। फैंग शियाओ खुश हो गए, फिर हंसते हंसाते मेहमानों की खातिरदारी में लग गए। किन युनशान बीच हॉल में बेचैन खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मैंने झट से उसके पास जाकर उसे खींचा। चल, अब भौंचक का मत बन, रात को हम दोनों जमकर पियेंगे, फिर तुझे कोई खूबसूरत ब्राइड्समेड से मिलवा दूंगा। किन युनशान की आंखें चमक उठीं और वो हाथ मलते हुए बोला, भाई, तू तो कमाल का है। इसके बाद शादी की रस्में पूरी भव्यता से निभाई गई, जिसकी भव्यता देखकर हर मेहमान दंग रह गया। अगले दिन मेरी और लियू रुयान की शादी सभी बड़े मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियों में छाई रही। फैंग ग्रुप के युवराज का रहस्यमय चेहरा आखिरकार सामने आ गया। प्रशंसकों ने मेरी खूबसूरत तस्वीरें देखी तो जोर शोर से सराहना की और दिल खोलकर दुआएं दी। शादी की तमाम छोटी बड़ी बातें धीरे धीरे सामने आने लगी, जिसमें शेन, कियान और शी परिवारों द्वारा शादी समारोह में फैंग युवराज पर झूठे इल्जाम लगाने की घटना भी शामिल थी। पूरा इंटरनेट फिर फट पड़ा। यार, ये कौन सा सालाना ड्रामा है? पूर्व प्रेमिका मौजूदा शादी में दूल्हे पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। उस शेन ही का दिमाग खराब है क्या? फैंग ग्रुप का युवराज उसकी 6 लाख की घड़ी चुराएगा? क्या उन्हें उसकी इन चंद पैसों की कमी है? शी, शेन और कियान तीनों परिवार पूरी तरह फैंग ग्रुप पर निर्भर है, फिर भी उन्होंने मालिक के बेटे के साथ ऐसा सलूक किया। शेन, शी और कियान तीनों परिवारों का खेल खत्म। बहुत सही हुआ। शेन ही अब तो आते जल रही होंगी। सबसे अमीर आदमी का बेटा बॉयफ्रेंड था, खुद अपनी बेवकूफी से गवा दिया। इस हरकत को मैं पूरे नंबर देता हूँ। हाँ, सुपरहिट। हमारे जीजा जी को तंग करने की हिम्मत? प्रशंसकों, इन तीनों परिवारों का पूरी तरह बहिष्कार करो। शेन यी की सहेलियों और मेरे पुराने सहपाठियों ने खबरें देखी तो सबके होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन, जिसे वे गरीब समझते थे, है शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उन्हें सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। क्या असली अमीर लोग इतने सादे और सरल होते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रुप में जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, वे भी मुझे टैग करके माफी मांग रहे थे, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे उनकी माफी है, मुझे जरूरी नहीं कि माफ करना ही पड़े। अगले दिन मैं सुबह उठकर नीचे उतरा ही था कि फूबो ने आदर से बताया, बड़े मालिक, शेन परिवार की बेटी हवेली के बाहर घुटनों के बल बैठी है, कह रही है कि जब तक आपसे नहीं मिलती उठेगी नहीं। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, समझ गया। मैं हवेली से बाहर निकला। शेन ही जमीन पर आधी घुटनों के बल बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी। उसने मुझे बाहर आते देखा, आंखों में अचानक चमक आ गई। वो झट से मेरी तरफ सरकी और मेरा पैर पकड़ने लगी। फैंग युआन, मेरी गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे शादी में तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे शी हुआइशु से शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैंने ठंडी हंसी हंसी। शेनी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम्हें तो बस ये पता चल गया है कि तुम्हारा शेन परिवार बर्बाद होने वाला है। उसने सिर उठाया, आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे पर बह निकली। फैंग युआन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम फैंग ग्रुप के युवराज हो, वरना मैं कभी। बस करो, नाटक मत करो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, शेनी, अगर मैं आज भी वही फैंग युआन होता तो क्या तुम आज यहाँ घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग रही होती? शेन ही एक पल के लिए जड़ हो गई, आंसू और तेज बहने लगे, पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है ना? शेनी, चली जाओ, यहाँ अपनी इज्जत मत गवाओ। मैं नहीं जाऊंगी। वो रोती हुई जिद से सिर हिलाती रही, मेरी पैंट की मोहरी दोनों हाथों से पकड़ ली। फैंग युआन, मुझे पता है कि मैं पहले गलत थी, मैं बहुत स्वार्थी थी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मेरा और शी हुआइशु का कोई संबंध नहीं है। मैंने सिर्फ साथ बड़े होने के रिश्ते की खातिर उसकी मदद की थी। मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसे लात मारकर दूर गिराया। आंखें क्रोध से जल रही थी। मदद कुछ भी नहीं है। शेनी, क्या तुम भूल गई कि शी हुआइशु ने शेन ग्रुप में पहले दिन मुझ पर कॉफी गिराने का झूठा इल्जाम लगाया था और तुमने सोचे बिना मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया था? कितनी बार उसके एक फोन पर तुम मुझे छोड़कर भागी? मेरे जन्मदिन पर तुम क्या कर रही थी? तुम शी हुआइशु और उन सहेलियों के साथ शराब पी रही थी। तुमने तब क्या कहा था? मुझे समझदार बनने को कहा था। तुम जानती थी कि उसने झूठा इल्जाम लगाया है, फिर भी उसी का साथ दिया, और अब कह रही हो कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं फैंग युआन, मेरी बात सुनो। वो रोती हुई फिर मेरा हाथ पकड़ने आई, पर मैंने उसे लात मारकर दूर गिरा दिया। बाहर निकलो। सफाई? कौन सुनना चाहता है तुम बेवफा औरत की सफाई? मैंने हाथ हिलाया। पेई हूँ तुरंत 2 अंगरक्षकों के साथ आगे आया। पेई हूँ, इसे उठाकर बाहर फेंको। अगली बार से इसे हवेली के आसपास भी न फटकने देना। जी मालिक।
पेईहू ने हामी भरी और शेन ही की रोने गिड़गिड़ाने की आवाजों के बीच उसे उठवाकर बाहर भिजवा दिया। नहीं फैंग युआन, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते फैंग युआन। शेन ही की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बाद के दिनों में शेन, शी और कियान तीनों परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुराने कारोबारी साथी एक एक करके हाथ खींचते गए, बैंकों के कर्ज अटक गए, कच्चे माल की सप्लाई बंद हो गई। तीनों परिवार एकदम बुरी हालत में पहुंच गए। दिवालिया होना अब सिर्फ समय की बात थी। इस डर से कि कहीं ये तीनों परिवार कोई पागलपन न कर बैठें, पेईहू ने तुरंत 4 अंगरक्षक मेरी निजी सुरक्षा में लगा दिए। एक दिन मैं फैंग ग्रुप की इमारत से बाहर निकला ही था कि सामने शेन ये मुझे चेहरे के साथ खड़ी मिली। कुछ ही दिनों में वो कई साल बड़ी लगने लगी थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझे देखते ही वो भागकर मेरी तरफ आई, पर अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फैंग युआन, हम इतने साल साथ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मैं गलत थी। फैंग युआन, मेरा पहले का प्लान था कि मैं शी हुआइशु से सिर्फ उसकी मदद के लिए शादी करूंगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फैंग युआन, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने उसकी बात सुनी तो हंसी छूट गई। शेनी, तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब भी शी हुआइशु का फोन आया तुम मुझे छोड़कर उसके पास नहीं भागी। तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, फिर भी किसी और मर्द से शादी करने जा रही हो। तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब तुम्हारी सहेलियां मुझे नीचा दिखाती थी तो तुम पास खड़ी हंसती थी। उसने होंठ चबाए, चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पर कोई जवाब नहीं दे पाई। तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब शी हुआइशु ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो तुमने उसका साथ देकर मुझे घुटनों पर माफी मांगने को कहा। मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो। किस बात से प्यार? मेरी समझदारी से, मेरी वफादारी से, इस बात से कि जब तुम किसी और के साथ होती हो तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूं? नहीं। वो रोती हुई सिर हिलाती रही और धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। फैंग युआन, मुझे पछतावा है, मेरी गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सिसकियों से टूट रही थी। मैं अब से तुम्हारी भरपाई करूंगी, ठीक है? तुम जो कहोगे वही करूंगी। मैं लियू रुयान से होड़ नहीं करना चाहती। तुम मुझे अपनी प्रेमिका ही रख लो, बस मुझे छोड़ मत दो। मैंने उसकी गिड़गिड़ाती हालत देखी, हंस पड़ा। शेनी, तुम अब गंदी हो चुकी हो, प्रेमिका बनने लायक भी नहीं रही। शेन ही का शरीर जोर से कांपा। वो घबराकर सिर हिलाती रही। नहीं नहीं फैंग युआन, मैं गंदी नहीं हूं। मेरे जीवन में सिर्फ तुम एक मर्द हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हारे साथ धोखा हो। सच में कसम खाती हूं। मैंने हिकारत भरी हंसी हंसी। मानसिक रूप से धोखा देना धोखा नहीं होता? कब से टोपी हल्की हरी और गहरी हरी में बांटी जाने लगी? शेन ही से जैसे सारी ताकत निकल गई। वो मुझे शून्य नजरों से देखती रही, आंखों में बस निराशा थी। मैं रुका, फिर बोला, शेनी, तुम्हारी आज की हालत प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि शेन परिवार डूबने वाला है। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था, रुतबा, पैसा, पीछे घूमते मर्द, ऊपर से बोलने की हैसियत। अब जब ये सब हाथ से निकलता दिख रहा है तो तुम घबरा गई हो। तुम्हें पता चल गया कि वही गरीब बॉयफ्रेंड जिसे तुम कभी भाव नहीं देती थी, अब तुम्हारे लिए डूबते वक्त का आखिरी सहारा है। इसलिए तुम मुझसे भीख मांगने आई हो। नहीं, वो चीखी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पहले मैं बस शी हुआइशु की बातों में आ गई थी। मैंने उसे बिना किसी हमदर्दी के देखा। शेन ही, खुद को धोखा देना बंद करो। ये बात न तो मुझे पता है कि फैंग युआन मानेगा, नहीं तुम्हें खुद पर भरोसा है। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा। फैंग युआन, वो मेरे पीछे चीखी। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे टूटी धौंकनी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने पहले कहा था कि हमेशा मुझसे अच्छा बर्ताव करोगे, वादा किया था। मैंने कदम रोककर पलटकर उसे देखा। शेनी, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। धोखा तुमने पहले दिया, अब तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। जो रास्ता तुमने खुद चुना है उसका अंजाम भी खुद भुगतो। अंगरक्षक ने दरवाजा खोला। मैं बिना पलटे अंदर बैठ गया। शेन ही की टूटती सिसकियां बाहर से आती रहीं, पर शीशे के पार धीरे धीरे धुंधली होती गई। मैंने रियर व्यू में शेन ही की छोटी होती आकृति देखी। वो जमीन पर बैठी दिल तोड़ने वाली हालत में रो रही थी, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। मैंने नजरें हटाई, सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अगले कुछ दिनों तक शेन ये फिर भी मेरे पीछे पड़ी रही। मैं कंपनी जाता तो वो नीचे खड़ी मुझे ऐसे देखती जैसे कोई मूर्ति हो, बिना हिले। मैं युंदिंग हवेली लौटता तो वो हवेली की बाहरी दीवार के पास खड़ी दिखती, पास आती नहीं, बस उन्मत्त नजरों से मुझे देखती रहती। मैं रेस्टोरेंट खाने जाता तो वो बाहर खड़ी रहती। उसका चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। कई बार उसका शरीर लड़खड़ाया, लगा गिर पड़ेगी, पर वो रुकती नहीं थी। इसी में आनंद ले रही थी। हाँ, सच ही कहा गया है, देर से आई गहरी भावना घास से भी सस्ती होती है। एक दिन मैं और लियू रुयान एक कपल रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। तभी मैंने उसे फिर देखा, बाहर सड़क किनारे एक पेड़ के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेली खड़ी। लियू रुयान ने मेरी हरकत देखी, मेरी नजरों के पीछे खिड़की से बाहर देखा, फिर नजरें हटाकर होंठ टेढ़े किए, कुछ नहीं बोली। मैंने लियू रुयान का शांत चेहरा देखा। अचानक हंसी आ गई। बीवी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? छोटी बच्ची तुरंत तिल मिला गई, बोलते बोलते हकलाने लगी। कौन? किसे जलन हो रही है? तुम बकवास मत करो। मैं जोर से हंसा, उसके ठुनकते होठों को देखा। जलन क्यों नहीं हो रही?
लियू रुयान थोड़ी झेंपी। क्या? क्या क्यों? मुझे जलन नहीं हो रही। पति, जिस तरह तुम उसे देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजे के उस पेड़ को देख रहे हो। इसमें जलन की क्या बात है? मैं एक पल ठिठका, फिर हंसकर सिर हिलाया। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बारीकी से देखती हो। और नहीं तो क्या? उसने छुरी कांटा रखकर गंभीरता से मेरी आंखों में देखा। मैं कहती हूँ, एक्टिंग करते वक्त सामने वाले के हाव भाव पढ़ना मेरी सबसे बड़ी खूबी है। ये मेरा पेशा है, ठीक है? पति, अभी तुमने खिड़की से बाहर जो एक नजर डाली, तुम्हारी भौं तक नहीं सिकुड़ी, आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो सिर झुकाकर सोचने लगी। हाँ, बिल्कुल किसी अजनबी को देखने जैसा। मैंने मेज पर रखी उसकी मुलायम हथेली पकड़ ली। फिर तुमने अभी होंठ क्यों टेढ़े किए? उसके कान लाल हो गए। मुझे बस थोड़ी सी बेचैनी हुई। अरे पति, सिर्फ थोड़ी सी ही, तुम ये मत सोचना कि मैं छोटी सोच वाली हूं। फिर उसने गुस्से से मुझे घूरा। शैतान पति, तुम मेरी पोल खोले बिना नहीं रह सकते। मैंने हंसते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ा। अरे बीवी, आगे से जलन होने पर बड़पन का ढोंग करने की जरूरत नहीं। जलन हो तो पति को बता दिया करो, पति तुम्हें मना लिया करेगा। उसने होंठ फुलाकर मुंह फेरा, धीरे से बड़बड़ाई। किसे मनाना है तुम्हें? कहते वक्त उसकी आंखों के कोनों में मुस्कान थी। मैंने लियू रुयान से थोड़ी देर मजाक किया, फिर उठकर बाहर की तरफ गया। बाहर निकलते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने तेजी से शेन ही के पास जाकर उसे घूरा। शेन ही, पागल हो गए हो क्या? रोज मेरे पीछे भूत की तरह लगी रहती हो क्यों? मैं चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। शेन ही की आंखों में गहरी निराशा थी। आंसू बह निकले। फैंग युआन, मैं सच में बेबस हूं। मेरे पिता बीमारी से गिरकर आईसीयू में है। शेन ग्रुप सच में डूबने वाला है। फैंग युआन, मैंने शी हुआइशु से सारा संपर्क का तोड़ दिया है। सच में, भरोसा करो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज, पुराने रिश्ते की खातिर मेरी मदद कर दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। फैंग युआन, उसने दोनों हाथ जोड़कर बेचारगी से मुझे देखा। फैंग युआन, प्लीज, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैंने ताने भरी नजरों से उसे देखा। शेनी, क्या तुम भूल गई कि तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? जो बातें तुमने मुझसे कही, वो तुम्हें जरा भी याद नहीं? ये सब तुम्हारी अपनी चुनी हुई राह का नतीजा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे पीछे मत पड़ो। मैं तुम्हें न माफ करूंगा न मदद करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना कब का छोड़ चुका हूं। शेन की आखिरकार पूरी तरह टूट गई। उसके शरीर की सारी ताकत जाती रही। वो वही जमीन पर ढह गई। वो जमीन पर बैठी मुझे ऊपर की ओर देख रही थी। आंखों में बस मौत का सन्नाटा था। वो बुदबुदाती रही, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? पहले तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे। मैं कितनी बेवकूफ हूं। मैं फैंग ग्रुप की मालकिन बनने से बस एक कदम दूर थी। सब मेरी गलती। मैं शेन ही पूरी तरह बेवकूफ हूं। उसने हाथ उठाया और जुए में सब कुछ हार चुके जुआरी की तरह खुद के चेहरे पर जोर से 2 थप्पड़ मारे, फिर उठकर लड़खड़ाती हुई भाग गई। 1 महीने बाद मैं और लियू रुयान समुद्र किनारे हनीमून मना रहे थे। वो सेक्सी बिकिनी पहने मेरी बाहों में लेटी एक एक करके अंगूर मेरे मुंह में डाल रही थी। पेई हु कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने हमारे पास आकर दखल नहीं दिया, फोन कर दिया। मैंने उठाया। बड़े मालिक है, शहर से फोन आया था। शेन, शी और कियान तीनों परिवार दिवालिया हो चुके हैं। शेन ही की सहेलियों के घरों के कारोबारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई तो है शहर छोड़कर तीसरे चौथे दर्जे के शहरों में चले गए हैं। कियान परिवार के मुखिया ने अपने हाथों कियान फेंग की दाहिनी टांग तोड़ दी। हड्डी चूर चूर हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि ठीक होने पर भी उसे जीवन भर के लिए लंगड़ाहट रह जाएगी। शेन मिस के पिता का निधन हो गया। शेन परिवार दिवालिया हुआ और वो पागल हो गई। उसने अपना सारा गुस्सा शी हुआइशु पर निकाला। बीजिंग वाले उस नौजवान मालिक ने शी हुआइशु की दोनों टांगे तोड़वा दी। फिर शेन मिस ने उस पर 18 बार चाकू चलाया। उसकी मौत हो गई। शेन मिस को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। मैंने बस इतना कहा। ठीक है, समझ गया। अभी फोन स्पीकर पर नहीं था, इसलिए लियू रुयान को ये बातें पता नहीं चली। उसने सिर उठाकर मेरे गाल पर चुमा लिया। पति, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है। मैं अब फिल्में नहीं करूंगी। शूटिंग में बहुत वक्त जाता है और मुझसे इतने दिन पति से दूर नहीं रहा जाता। मैं घर पर पति के साथ रहूंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूंगी। मैंने प्यार से उसका गाल दबाया। ठीक है, कितने पैदा करोगी? उसने सिर झुकाकर गंभीरता से सोचा। 10। पति, मैं तुम्हारे लिए 10 बच्चे पैदा करूंगी। मैंने नकली गुस्सा दिखाया। नहीं, मेरी बीवी का फिगर इतना अच्छा है, 10 बच्चे हुए तो फिगर पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तुम्हारे पति को तकलीफ होगी। वो मेरी बाहों में सिमट कर बोली। तो पति बताओ कितने हो? मैं पति की बात मानूंगी। 8। 8 ही सही। फैंग युआन, क्या हुआ? लियू रुयान, तुम पागल हो गए हो? तुम कुत्ते हो क्या? काट क्यों रहे हो?